बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 8 करेंगे, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि इस क्वेश्चन की आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी बीकॉम पार्ट 1 के रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक सबसे पहले वो वीडियोस पहुंच जाएं। तो स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। आपके पास जो बुक होनी चाहिए वो राइटर सुहेल अफजल प्लस MRF की आपके पास बुक होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 8, इसके अंदर भी आपने जितनी भी नीचे फॉलोइंग एंट्रीज दी है ना, इनकी आपने रेक्टिफाई करना है, यानी कि इनमें से आपने गलती को दूर करके ठीक करना है। यानी कि वही काम करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री हम बनाएंगे। तो पहली एंट्री क्या है? पहली एंट्री ये है, अ सेल ऑफ अ सेल टू अशरफ ऑफ रुपीज 496 was entered into the sale book as 694. Ashraf account however debited for rupees 964. अब बहुत कम्प्लेक्स एंट्री। हुआ क्या, आपको पहले उर्दू में मैं बता देता हूं। देखो, एक सेल की है अशरफ को, तो अशरफ को सेल किया तो इसका मतलब है ये क्रेडिट बेस पर सेल हुई है 496 की। लेकिन सेल बुक में, यानी कि सेल बुक, यानी कि बुक की मिस्टेक होगी। बुक की मिस्टेक का मतलब ये होता है कि टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर मिस्टेक है। तो हुआ ये कि सेल बुक के अंदर ना जो सेल का अकाउंट था ना, सेल का जो अकाउंट है वो उसने लिख दिया 694 से। आगे वो कहता है हाउएवर आपने जो अशरफ अकाउंट उसको रॉन्ग एंट्री में भी, गलती में भी आपने उसको डेबिट ही किया है। यानी कि वो तो अशरफ अकाउंट वैसे भी आप जब सेल करें तो पर्सन का नेम जो है वो डेबिट ही होता है, यानी कि वो आपका डेटर बन जाता है। कहता है उसको अशरफ अकाउंट को आपने डेबिट ही किया है, लेकिन अशरफ अकाउंट के अंदर मिस्टेक क्या किया कि उसकी अमाउंट को 964 आपने लिख दिया है। सोल्यूशन पर मूव ऑन करते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अब सॉल्यूशन को ना आपने बड़ी तवज्जो से देखना है। देखिए करेक्ट एंट्री क्या हुई थी। करेक्ट एंट्री ये थी कि आपने ना चीज सेल किया किसको, अशरफ को, तो डेटर बना आपका, कस्टमर बना आपका, अकाउंट रिसीवेबल बना, यानी कि एसेड आपका इंक्रीज हुआ। तो एसेड इंक्रीज होना तो उसको हम करते हैं डेबिट। तो अशरफ अकाउंट को आपने करेक्ट एंट्री में किया डेबिट, अमाउंट कितनी 496 टू सेल अकाउंट। सेल क्योंकि सेल की हैं चीजें, तो सेल जब चीजें करते हैं तो इनकम आपकी इंक्रीज होती है। आपने 5 चीजों को मद्देनजर लाजमी रखना है, एसेड, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस और कैपिटल। अब इनकम इंक्रीज हुई तो उसको इनकम इंक्रीज हो तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो सेल अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है 496 से। अब रॉन्ग एंट्री में आ जाए। उसने कहा कि ये सेल बुक में मिस्टेक है, यानी कि अशरफ अकाउंट और सेल अकाउंट दोनों में मिस्टेक थी करेक्ट एंट्री के अंदर। लेकिन आगे जो उसने एक लाइन दे दी ना, हाउएवर अशरफ अकाउंट डेबिटेड, कहता है चाहे मिस्टेक कर दिया आपके अकाउंटेंट ने, लेकिन फिर भी उसने क्या किया है, उसने अशरफ अकाउंट को डेबिट ही रखा है। समझ रहे हैं ना आप बात? तो उसने सेल अकाउंट को क्या किया, सेल अकाउंट में उसने कर दी मिस्टेक। सेल अकाउंट की उसने अमाउंट कितनी लिख दी, वो उसने लिख दी 694 और अशरफ को उसने रॉन्ग एंट्री में भी डेबिट किया तो अशरफ अकाउंट को उसने लिख दिया 964। तो इस तरह रॉन्ग एंट्री के अंदर भी उसने अशरफ अकाउंट को डेबिट ही किया है, सेल अकाउंट को उसने क्रेडिट ही किया है। यानी कि जिसकी प्लेस, यानी कि अशरफ को डेबिट करना था उसको डेबिट ही किया, सेल को भी क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट ही किया, लेकिन दोनों की अमाउंट्स क्या कर दी, डिफरेंट डिफरेंट लिख दी। ठीक हो गया। इसमें वो आपका काउंटर जो है वो गलती कर बैठा। अब रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है तो आपको पता है जो करेक्ट एंट्री होती है उससे रेक्टिफाई एंट्री निकलती है। तो करेक्ट एंट्री में देखें अशरफ अकाउंट डेबिट है तो अशरफ अकाउंट तो रॉन्ग एंट्री में भी डेबिट है, सही है ना। लेकिन फर्क कहां पे पड़ा, अब ये कट सकता था अगर इन दोनों की अमाउंट्स सेम होती, यानी कि 496 या 496 रॉन्ग एंट्री में भी होता। अब रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री में देखो अशरफ अकाउंट 900, अशरफ अकाउंट
996 से और रॉन्ग एंट्री में 964 से है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर ज्यादा लिखी गई अकाउंटेंट से अमाउंट के कम लिखी गई, वही ग्लास वाली एग्जांपल, पानी के ग्लास वाली, यानी कि ग्लास मांगा था हाफ, उसने दे दिया फुल, तो आपको आधा ग्लास जो पानी का वो जमीन पर गिराना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको रेक्टिफाई एंट्री के अंदर क्या करना पड़ेगा, उल्ट, यानी कि अशरफ अकाउंट ज्यादा लिखा गया ना, तो रेक्टिफाई एंट्री में आप अशरफ अकाउंट की प्लेस को तब्दील करेंगे, यानी कि अगर तो ये करेक्ट एंट्री में डेबिट है तो रेक्टिफाई एंट्री में इसको क्रेडिट करें क्योंकि अमाउंट ज्यादा लिखी गई है। तो अशरफ अकाउंट हुआ क्रेडिट। अब अमाउंट में डिफरेंस ले लें, 964 में से माइनस करें 496 तो आएगा 468। ये आपका क्या आ जाएगा, अशरफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 468 से। अब करेक्ट एंट्री में देखें क्रेडिट क्या था, सेल अकाउंट कितने से, 496 से, तो रॉन्ग एंट्री में भी सेल अकाउंट क्रेडिट है लेकिन अमाउंट क्या है 694, तो अमाउंट अब भी ज्यादा ही लिखी गई है। तो इसका मतलब है वही ग्लास वाली एग्जांपल के पानी ज्यादा है उसको गिराना पड़ेगा, तो आपने क्या करना है, इस सेल अकाउंट को भी रेक्टिफाई एंट्री में इसकी प्लेस तब्दील करें। करेक्ट एंट्री में ये क्रेडिट है, रेक्टिफाई एंट्री में इसको क्या करें, डेबिट कर दें। तो सेल अकाउंट को आपने किया डेबिट, दोनों अमाउंट्स का फर्क ले लें, 694 रॉन्ग वाली, उसमें से माइनस कर दें 496, इसको माइनस किया तो आपके पास आता है 198, ये सेल अकाउंट आपका हो गया डेबिट। अब कौन सी साइड ऐसी है जो छोटी है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, किसकी अमाउंट थोड़ी है, वो है डेबिट साइड वाली अमाउंट। तो आपने इस एंट्री को बराबर करने के लिए ना डेबिट साइड पर एक अकाउंट मजीद ऐड कर दें, उसको कहें सस्पेंस अकाउंट। कितने से, दोनों अमाउंट्स का फर्क ले लें, 464 क्रेडिट वाली और 198 डेबिट वाली, तो आप फर्क लेंगे तो आएगा 270, 270। तो इस तरह आपकी ये एंट्री जो है वो बिल्कुल मैच कर जाएगी। सस्पेंस अकाउंट आपने किस साइड पर लिखना है, जिस साइड पर आपकी अमाउंट डेबिट हो या क्रेडिट हो, जिस साइड पर आपकी अमाउंट जो है ना वो कम होगी। तो ये थी आपकी एंट्री नंबर 1। अब सेकंड एंट्री देखें आप, A bill received from Salman and Co for rupees 200. Salman and Co for repair of furniture, repair to furniture for rupees 200 and furniture purchased for rupees 2000 was wrongly entered into the purchase book. Very complex entry। ये एंट्री में हुआ क्या है, एक्चुअल में इस एंट्री के अंदर ना, ये कंप्लीट एंट्री के अंदर दो चीजें आपकी करेक्ट एंट्री में आ रही हैं। यानी कि हुआ ये है कि एक बंदा था सलमान, उससे कहीं पहले का फर्नीचर खरीदा हुआ था, उस फर्नीचर को करवाया रिपेयर। तो सलमान से क्या करवाया है, सलमान बंदे से फर्नीचर रिपेयर करवाया और 200 का, और उसी सलमान बंदे से 2000 का फर्नीचर खरीदा भी है। तो ये आपकी दो एंट्रीज होंगी करेक्ट एंट्री। लेकिन मिस्टेक क्या कर दी आपने, आपके अकाउंटेंट ने, उसने ना फर्नीचर जो परचेज किया है और उसी फर्नीचर को जो रिपेयर करवाया 200 का, उसको उसने परचेज बुक में लिख दिया, यानी कि बुक की मिस्टेक है, यानी कि कंप्लीट एंट्री आपकी करेक्ट एंट्री जो है ना उसमें मिस्टेक आ गई। तो अब इसको सॉल्यूशन में देखते हैं। अब देखिएगा सॉल्यूशन की तरफ, मैंने जैसे कि पहले बोला बुक पास में रखें, क्योंकि देखिए मैं बार बार पीछे की तरफ एंट्री की तरफ नहीं मूव ऑन कर सकता, आपने अपनी बुक को पास रखना है। मैंने कहा कि करेक्ट एंट्री दो ही हैं। कैसे, एक तो फर्नीचर खरीदा है 2000 का और एक रिपेयर भी करवाया है, एक फर्नीचर को ना रिपेयर भी करवाया 200 का। अच्छा, जब तो फर्नीचर खरीदा जाएगा किसी बंदे से, तो फर्नीचर चूंकि एज अ एसेट है वो बढ़ेगा, तो उसको डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट को किया करेक्ट एंट्री में डेबिट 2000 से, 2 आ जाएगा सलमान। तो सलमान, क्योंकि सलमान पर्सन से खरीदा है तो सलमान है, क्रेडिटर है ना, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्या किया, क्योंकि उधार पर माल खरीदा है ना, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो उसको कर दिया क्रेडिट। लेकिन अभी आप अमाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी सलमान बंदे से आपने एक फर्नीचर रिपेयर भी करवाया है। तो फर्नीचर रिपेयर करवाया जाए तो सलमान को उसके पैसे देने होते हैं, यानी कि रिपेयर टू फर्नीचर, ये आप एक डेबिट करेंगे। इसको रिपेयर अकाउंट खाली ना लिखिएगा, रिपेयर टू फर्नीचर आपने लिखना है 200 से डेबिट, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो तो इसको भी हम डेबिट करते हैं। 2 अब लिख दें सलमान अकाउंट 2200 से, दोनों अमाउंट्स को आप जमा कर दें, 2000 को क्योंकि वो फर्नीचर भी सलमान से खरीदा है और 200 का फर्नीचर भी सलमान से रिपेयर करवाया है। तो इस तरह हमें सलमान को 2200 की अमाउंट जो है ना वो सलमान को हमें देनी पड़ेगी मुस्तकबिल में। तो सलमान एज अ लायबिलिटी जो है इंक्रीज हुआ तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट। अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, हमारे अकाउंटेंट साहब ने को ये पता चला, उसने कहा कि ये परचेज बुक में इसकी एंट्री पास कर दी, यानी कि वो समझा परचेज अकाउंट टू सलमान अकाउंट।
यानी कि उसने फर्नीचर, देखो फर्नीचर जब परचेज किया जाता है ना तो फर्नीचर का नेम आता है, लेकिन अकाउंटेंट क्योंकि उसकी नॉलेज का जो लेवल है वो थोड़ा है, इसलिए उसने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और सलमान अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया। ठीक है ना, रिपेयर की तरफ उसका नहीं ध्यान गया, उस वो जस्ट परचेज की हुई जो चीज है ना वो उसने रिपेयर को भी और फर्नीचर खरीदने के दोनों के काम को ना उसने परचेज अकाउंट के अंदर ऐड कर दिया। तो परचेज अकाउंट को उसने किया डेबिट 2200 से, सलमान अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया 2200 से। अब आपने रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है, तो रेक्टिफाई एंट्री के लिए मैंने कहा था करेक्ट एंट्री को देखना है, तो करेक्ट एंट्री में देखें फर्नीचर अकाउंट हुआ है ना डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है, ये रॉन्ग एंट्री में कहीं पे भी फर्नीचर अकाउंट नहीं आया, तो इसी फर्नीचर अकाउंट को आप रेक्टिफाई एंट्री में भी डेबिट साइड पे रखें, कितने से 2000 से। अब रिपेयर टू फर्नीचर ये क्या रॉन्ग एंट्री में आया, नहीं आया, तो इस तरह करेक्ट एंट्री में जो रिपेयर टू फर्नीचर है ना इसको भी आप डेबिट रखें, किस पर, रेक्टिफाई एंट्री के अंदर डेबिट करें रिपेयर टू फर्नीचर अकाउंट 200 से। अब सलमान अकाउंट देखें क्रेडिट हुआ है करेक्ट एंट्री में भी 2200 से, रॉन्ग एंट्री में भी क्रेडिट हुआ है सलमान 2200 से, तो इस तरह ये तो कट जाएगा क्योंकि एक तो इसकी प्लेस भी क्रेडिट ही है दोनों एंट्रीज में, करेक्ट और रॉन्ग में, और अमाउंट्स भी सेम है, तो सलमान अकाउंट कट गया। अब रॉन्ग एंट्री में देखें, अब रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, तो रॉन्ग एंट्री में देखें क्या चीज हमने मिस्टेक की है, यानी कि हमारे अकाउंटेंट ने कौन सी मिस्टेक की थी, उसने परचेज अकाउंट को गलती से कर दिया था डेबिट 2200 से, तो इसकी मिस्टेक को सोल्व करने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा क्रेडिट, तो रेक्टिफाई एंट्री में इसको क्रेडिट कर दें परचेज अकाउंट को कितने से, 2200 से। तो रेक्टिफाई एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2000 से, रिपेयर टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट 200 से, टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट 2200 से। अब एंट्री नंबर 3 देखें, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4000 रिलेटेड टू प्रीपेड रेंट वाज ओमिटेड टू ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी कि एक प्रीपेड रेंट का मतलब आप समझते हैं ना, रेंट के मुतल्लिक मतलब प्रीपेड रेंट का मतलब होता है ऐसा रेंट जो आपने पहले से रिसीव कर लिया है, एडवांस रेंट आपने ले लिया है, उस रेंट को आपका अकाउंटेंट लिखना ही भूल गया रॉन्ग एंट्री में। तो आपको पता है ना जो करेक्ट एंट्री होगी वो ही रेक्टिफाई एंट्री होगी। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट एंट्री आपकी कैसे होगी, आपकी करेक्ट एंट्री होगी प्रीपेयर्ड रेंट टू कैश अकाउंट। प्रीपेयर्ड रेंट क्यों, क्योंकि प्रीपेयर्ड रेंट एसड होता है, एडवांस, वो रेंट जो एडवांस में ले लिया जाता है उसको कहते हैं प्रीपेयर्ड रेंट। तो एसड इंक्रीज हुआ तो उसको करना है डेबिट 4000 से, कैश अकाउंट को आपने कर देना है क्रेडिट कितने से, 4000 से, ये आपने कैश अकाउंट को कर देना क्रेडिट। अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री में ना उसने कहा सिर्फ, मैंने पहले बोला कि रॉन्ग एंट्री कोई नहीं हुई, उसकी वजह ये थी कि मैं आपका कंसेप्ट बिल्ड करना चाह रहा था। देखो रॉन्ग एंट्री में उसने क्रेडिट साइड के अंदर कैश अकाउंट को लिखा है 4000 से, लेकिन डेबिट साइड को लिखना भूल गया, यानी कि प्रीपेड रेंट को लिखना वो भूल गया, उसको उसने ओमिट कर दिया। ओमिट का मतलब होता है भूल जाना। ये आप कैसे समझेंगे, आप कहेंगे सर ओमिट का तो मतलब ये होता है, पीछे भी एक एंट्री एक क्वेश्चन में आई थी, उसका मतलब ये था कि रॉन्ग एंट्री की ना डेबिट साइड हुई है ना क्रेडिट साइड हुई है, वहां पर एन आइटम का वर्ड नहीं था यूज हुआ, उसने जो लफ्ज ये यूज किया ना एन आइटम का, इसका मतलब ये होता है कि जो बेसिकली मेन अकाउंट है ना वो है प्रीपेड रेंट, उसको वो लिखना भूल गया रॉन्ग एंट्री में। तो आप समझेंगे एन आइटम जब भी आ जाएगा, ओमिटेड की एंट्री हो, लिखना वो भूल जाए, तो एन आइटम का उसने वर्ड दिया हो एंट्री के अंदर, तो आपने अपने माइंड में ये रखना है कि यहाँ पर जो बेसिकली मेन अकाउंट है ना, चाहे वो रेंट है, सैलरी है, ड्राइंग है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर प्रीपेड रेंट है, तो बस वो इसको लिखना भूल गया, चाहे डेबिट है चाहे क्रेडिट है, लेकिन वो दूसरा जो एंट्री का पार्ट है ना उसको उसने लिखा हुआ है। तो इसलिए टू कैश अकाउंट उसने क्रेडिट साइड को लिखा हुआ है 4000 से, डेबिट साइड को उसने नहीं लिखा हुआ। अब रेक्टिफाई एंट्री पर आ जाएं, तो करेक्ट एंट्री के अंदर जो चीज डेबिट हो रही है वो देखिए रॉन्ग एंट्री में है, नहीं है, तो इसी चीज को आप डेबिट कर दें रेक्टिफाई एंट्री में। प्रीपेड रेंट तो हो गया डेबिट 4000 से रेक्टिफाई एंट्री में। अब क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि करेक्ट एंट्री में भी कैश अकाउंट क्रेडिट है 4000 से और रॉन्ग एंट्री में भी कैश अकाउंट क्रेडिट है 4000 से, तो ये तो कट गया, तो कट गया, और रॉन्ग एंट्री के अंदर भी कोई ऐसी चीज नहीं रही जिसको जो गलती हो और उसको हम ठीक कर रहे हैं उसकी साइड को चेंज करके। तो यहाँ पर आप एक खुद से एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो कि होगा सस्पेंस अकाउंट 4000 से। सस्पेंस अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसको आप तब लेके आते हो जब आपकी रॉन्ग एंट्री के अंदर भी कोई चीज नहीं रहती जिसको आपने ठीक करना है, और करेक्ट एंट्री के अंदर भी जो चीजें होती है ना उनको भी आपने रेक्टिफाई एंट्री के अंदर लिख लिया होता है। तो ये थी आपकी एंट्री नंबर 3। अब एंट्री नंबर 4 देखिएगा,
एन अमाउंट इज रिसीव्ड एज अ डिविडेंड फॉर रुपीज 400 फ्रॉम अनवर। अनवर से आपने एक अमाउंट 400 रुपए की एक अमाउंट रिसीव की है एज अ डिविडेंड। आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। हुज अकाउंट प्रीवियसली रिटर्न एज बैड डेट्स, इसके अकाउंट को पहले से लिखा हुआ था अनवर के अकाउंट को बैड डेट्स, वर क्रेडिटेड टू हिज न्यूली ओपनड अकाउंट। अब इसके अकाउंट को आपने यानी कि आपके अकाउंटेंट ने क्या किया, इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी कि रॉन्ग एंट्री के अंदर ये उसने गलती कर दी। अब इसका सोल्यूशन क्या, एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। अब इसका सोल्यूशन देखें, देखिए अनवर अकाउंट, अनवर एक बंदा था, उससे ना एक अमाउंट रिसीव हुई कंपनी को एज अ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है कि उस अनवर पर्सन ने ना एक अमाउंट को रिसीव कर दिया, यानी कि उसने अमाउंट डिपॉजिट करवा दी कंपनी को। तो इसका मतलब है कंपनी का वो डेटर होगा ना, तो कंपनी ने उससे अमाउंट रिसीव की, तो अनवर ने क्या किया, अनवर ने एज अ डिविडेंड दे दिया। मतलब डिविडेंड का मतलब ये समझे कि उसने कैश दिया कंपनी को। लेकिन इस अनवर को ना कंपनी ने आज से 2 3 4 माह पहले ना इसको बैड डेट्स लिख दिया था, क्योंकि कंपनी को लगा कि ये बंदा पैसे नहीं देगा। लेकिन 2 3 माह बाद आया बंदा और अनएक्सपेक्टेडली कंपनी को ना उसने ना अपना जो लायबिलिटी थी ना वो अपनी जिम्मेदारी उतार दी, यानी कि उस कंपनी को पैसे दे दिए। लेकिन करेक्ट एंट्री कंपनी ने पहले क्या की होगी, 2 3 माह पहले, क्योंकि कंपनी ने बोला कि हमने तो इसको पहले से प्रीवियसली, मतलब पहले से तो इसको हमने एज अ बैड डेट्स लिखा है, तो करेक्ट एंट्री आएगी कैश अकाउंट टू बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है ना, ये होगी करेक्ट एंट्री, क्योंकि कैश आया, कंपनी के पास कैश आया, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास अनवर से पैसा आया, तो कंपनी कैश अकाउंट को करेगी डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ, और बैड डेट्स अकाउंट को करेगी क्रेडिट, क्योंकि कंपनी ने कहा कि बैड डेट्स अकाउंट को हमने पहले डेबिट किया हुआ था, अब इस अनवर पर्सन ने हमें पैसे दे दिए, तो अब बैड डेट्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि अब एसेट हमारा डिक्रीज हो चुका है, हमने इस पर्सन से पैसे ले लिए हैं, तो इसलिए कंपनी ने बैड डेट्स अकाउंट को करना है क्रेडिट। ये है करेक्ट एंट्री। लेकिन रोंगली क्या हुआ, कैश अकाउंट को तो इस पर्सन ने, हमारे अकाउंटेंट ने डेबिट ही किया ठीक अमाउंट से, 400 से। लेकिन आपको पता है कि उसने आपके एंट्री के अंदर एंड पे लिख दिया क्या, उसने कहा कि इसने क्रेडिट कर दिया उसके नेम को, यानी कि उसके अकाउंट को, यानी कि अनवर के अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया है। तो इसलिए उसने बैड डेट्स की जगह क्या किया, अनवर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। हालांकि अनवर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं था करना, अनवर के अकाउंट को क्रेडिट किया तो मतलब ये समझा जाएगा अकाउंटिंग की टर्म में कि ये पर्सन ने अभी लायबिलिटी देनी है, यानी कि इस पर्सन ने अभी पैसा देना है, तो बैड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था ना, क्योंकि अनवर को बैड डेट्स एज अ बैड डेट्स पहले डेबिट किया हुआ था एज अ एक्सपेंस, तो अनवर को क्रेडिट कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब रेक्टिफाई एंट्री पास करें, तो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में देखें, डेबिट साइड के अंदर कैश अकाउंट और विद सेम अमाउंट, ठीक है, तो इसको आप काट दो। अब रेक्टिफाई एंट्री के अंदर आप क्या करोगे, क्रेडिट में लिखोगे बैड डेट्स, क्योंकि करेक्ट एंट्री की क्रेडिट में लिखा है बैड डेट्स, तो इसी बैड डेट्स को 400 रुपए अमाउंट से उठाकर रेक्टिफाई एंट्री में भी ऐसे ही लिखो, क्योंकि करेक्ट एंट्री की जो आइटम होगी वो रेक्टिफाई एंट्री में वैसे की वैसी आएगी। अगर करेक्ट एंट्री में जो आइटम है वो रॉन्ग एंट्री में भी वो आइटम के साथ मिलती है, फिर कट जाएगी, जैसे कैश अकाउंट कट गया, और क्योंकि वो डेबिट साइड पर भी मौजूद थी और अमाउंट भी सेम थी। अब ऊपर क्या आएगा रेक्टिफाई एंट्री के अंदर, तो रॉन्ग एंट्री में देखो अनवर अकाउंट को गलती से क्रेडिट किया गया है, तो इसको ठीक करने के लिए डेबिट कर दो रेक्टिफाई एंट्री में, तो इस तरह एंट्री बन जाएगी अनवर अकाउंट टू बैड डेट्स अकाउंट, 400 डेबिट 400 क्रेडिट। एन आइटम ऑफ परचेज रुपीज 1510 rupees was entered into the purchase book as 150 rupees but credited to the supplier account as 510 rupees। ये 5th नंबर एंट्री है आपकी। हुआ क्या है कि एक आपने परचेज की है सुप्लायर से, कितनी की, 1510 रुपए की, लेकिन परचेज बुक के अंदर, यानी कि परचेज बुक जो है ना उसके अंदर परचेज अकाउंट के अंदर लिख दिया 150, और सुप्लायर के अकाउंट के आगे जो अमाउंट लिख दी है ना वो लिख दिया 510। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन में चलते हैं। अब सोल्यूशन देखें,
आपने परचेज की है सुप्लायर से। अब आप कहोगे सर सुप्लायर का वर्ड तो आया नहीं, एंट्री के एंड पर तो आया है ना। आपने जस्ट समझ जाना है उसकी बात को कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सुप्लायर अकाउंट, एक सुप्लायर किसको कहते हैं, ये आपका क्रेडिटर्स होते हैं जिनको आप सुप्लायर कहते हैं। सुप्लायर क्रेडिटर्स के डिफरेंट नेम है। क्रेडिटर्स को सुप्लायर भी कहा जाता है, इसको वेंडर भी कहा जाता है, इसको अकाउंट पेएबल भी कहा जाता है। तो परचेज की है सप्लायर से, तो परचेज अकाउंट होगा डेबिट, एज एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे 1510 रुपीज से, और सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो तो उसको क्रेडिट किया जाता है 1510 रुपीज से, इसको कर दिया क्रेडिट। अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, उसने कहा कि परचेज बुक को आपने लिख दिया, परचेज बुक को आपने लिख दिया 150 से और सप्लायर को लिख दिया आपने 510 से। तो अब आप कहोगे सर परचेज बुक का तो ये मतलब होता है पूरी एंट्री, नहीं नहीं, क्योंकि आगे उसने सप्लायर की भी बात कर दी है ना। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा रॉन्ग एंट्री में, लेकिन उसकी अमाउंट 1510 नहीं लिखनी, उसकी अमाउंट लिख देनी है 150। और सप्लायर अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है रॉन्ग एंट्री में, उसकी अमाउंट 1510 नहीं लिखनी, उसकी अमाउंट लिख देनी है 510 रुपीज 510। ठीक है ना, ये उसने मिस्टेक किया, यानी कि दोनों अकाउंट की प्लेसेस को सही रखा है। परचेज को डेबिट करना था डेबिट ही किया, सप्लायर को क्रेडिट करना था क्रेडिट ही किया, लेकिन दोनों की अमाउंट्स को क्या किया है, दोनों की अमाउंट्स में फर्क आ गया है। दोनों की अमाउंट्स एक्चुअल अमाउंट 1510 से कम लिखी गई है। तो अब रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं। तो रेक्टिफाई एंट्री कैसे पास होगी, करेक्ट एंट्री को देखें, परचेज अकाउंट डेबिट है तो रेक्टिफाई एंट्री में क्या इसको डेबिट ही रखेंगे। तो जब अमाउंट्स में फर्क आ जाए ना, तो याद रखिएगा, अगर तो ज्यादा अमाउंट लिखी जाए तो वो आपने पानी के गिलास वाली एग्जांपल याद रखनी है कि गिलास चाहिए था आधा मिल गया फुल, तो उसको उल्टाना पड़ेगा। लेकिन अगर अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से कम लिखी हो तो याद रखना हमने पानी का गिलास मंगवाया था फुल, आगे वाले पर्सन ने मिस्टेक से क्या किया, उसको हाफ ला दिया, तो हमें मजीद उसमें एंटर करना पड़ेगा। तो जब अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से कम लिखी हो तब आपने ना अकाउंट, जो अकाउंट होता है ना परचेज अकाउंट जैसे है, जैसे सप्लायर अकाउंट है, इस ये डेबिट है तो डेबिट ही रखना है रेक्टिफाई एंट्री में, क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रखना है। तो अब परचेज अकाउंट डेबिट है ना करेक्ट एंट्री में, रेक्टिफाई एंट्री में इसको डेबिट ही रखें, लेकिन अमाउंट क्या लिखेंगे, 1510 में से माइनस कर दें 150, तो ये आ जाएगी 1360 रुपए। ठीक है। टू, अब सप्लायर अकाउंट क्रेडिट था ना करेक्ट एंट्री में, इसको भी क्रेडिट ही रखें रेक्टिफाई एंट्री में, क्योंकि अमाउंट कम लिखी गई है एक्चुअल अमाउंट से। तो 1510 में माइनस कर दें 510 रुपीज, तो आपके पास आ जाएगा 1000। अब यहाँ पर ना आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड जो है ना वो मैच नहीं करती, डेबिट साइड आ जाती है 1360 और क्रेडिट साइड आ जाती है 1000 से। अब कौन सी साइड ऐसी है जिसकी अमाउंट कम है, जो छोटी है अमाउंट के लिहाज से, वो है क्रेडिट साइड। तो आप यहाँ पर एक अकाउंट ऐड करेंगे जिसको कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट कर देना कितने से, 1360 में से माइनस कर दें 1000, तो आपको आपके पास आता है 360 रुपीज 360। तो आप सस्पेंस अकाउंट को लिखेंगे 360। तो इस तरह आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब लास्ट एंट्री देखते हैं। अ सेल रिटर्न ऑफ ₹1000 वर नॉट पास्ड थ्रू सेल रिटर्न बुक, हाउ द स्टॉक ड्यूली टेकन ऑफ इन, मतलब कहने का उसका ये मतलब है कि जो सेल रिटर्न बुक है ना आपकी 1000 की, वो आपने लिखी ही नहीं, मतलब आपने करेक्ट एंट्री उसकी जो होनी थी वो तो होनी थी, वो रॉन्ग एंट्री उसकी नहीं हुई। ये जो एंड पे लाइन लिखी हुई है ना आपकी, इस एंट्री के एंड पे कि गुड्स वर ड्यूली टेकन ऑफ, इसका कोई मतलब नहीं आपने लेना, इसका आपने कोई मतलब नहीं लेना बुक के अंदर, चाहे आप लिख भी लीजिएगा। अब इसकी हम करते हैं सोल्यूशन। अब देखें इसका सोल्यूशन। देखिए सेल रिटर्न आपने की हैं, सेल रिटर्न का क्या मतलब होता है, कंपनी ने कोई चीजें बेची हैं, उसको उसके डेटर ने ना या कस्टमर ने वो चीजें वापस कर दी हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, सेल रिटर्न एज आ एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। तो सेल रिटर्न बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी ने जितनी की चीजें बेची थी उसमें से कुछ चीजें कंपनी को वापस आ गई, तो कंपनी को नुकसान हुआ ना। तो सेल रिटर्न डेबिट होगा कितने से, 1000 से। टू, डेटर अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि डेटर कंपनी का एसेट होता है। अब वही बंदे ने क्या किया, कुछ चीजें वापस कर दी, तो एसेट डिक्रीज हुआ ना, तो डेटर अकाउंट को आप करेंगे क्रेडिट 1000 से। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर परेशान होते हैं, कहते हैं सर कैश अकाउंट को क्यों नहीं आपने क्रेडिट किया। देखो जब चीजें बेची जाती है ना, जो सेल रिटर्न होती है ना वो डेटर से होती है,
कस्टमर्स से वापस चीजें आती हैं, कैश से तो नहीं ना वापस चीजें आती। अब रॉन्ग एंट्री में कोई भी नहीं पास हुई। उसने कहा कि वार नॉट पास्ड थ्रू से रिटर्न बुक, यानी कि इस पूरी बुक के अंदर एंट्री ही नहीं पास हुई। तो जब रॉन्ग एंट्री के अंदर कोई एंट्री ना पास हो, तो सेम टू सेम जो करेक्ट एंट्री होती है ना, चाहे उसकी डेबिट है चाहे उसकी क्रेडिट साइड है, विद सेम अमाउंट वो रेक्टिफाई एंट्री में आ जाती है। तो रेक्टिफाई एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट 1000 से डेबिट टू सप्लायर अकाउंट 1000 से क्रेडिट। तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो कंप्लीटली सोल्व हो जाती है। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई क्यूरी या कोई प्रॉब्लम आई है इस क्वेश्चन के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जब आप पेपर के अंदर क्वेश्चन करेंगे तो याद रखिएगा, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री, ये जो फॉर्मेट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको आप एज अ रफ अमल पेपर के एंड पर कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या चेक होगा, ये जो रेक्टिफाई एंट्रीज जितनी भी मैंने पास की हैं, ये जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं, इनको आपने इसी तरह पास करना है विद जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, और नरेशन आपने हर एंट्री की लिख देनी है। अगर आपको नरेशन नहीं लिखना आती ना, तो बीइंग का लफज लिख करना आगे कंप्लीट एंट्री लिख दिया करें जो पेपर में आती है, तो वो समझें आपकी नरेशन कंप्लीट होगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को नरेशन लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह आपने अपने पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप सो ये वीडियोस आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।